अच्छा, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम एवरेज देखेंगे और फिर हम सीरीज देखेंगे। हम जो ये एवरेज है, हम इसे मीन मीडियन मॉड से हटकर देख रहे हैं। हम जनरल एवरेज देख रहे हैं जिसके अंदर हम लोग ऐड करते हैं सारी वैल्यूज को और उसे डिवाइड कर देते हैं ओवर बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। वो जो वैल्यूज हम लोग मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह वाली जो स्टेटिस्टिक्स में जाते हैं वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है तो सेम वैल्यू फॉर्मूला सेम है, लेकिन जब इसका यूजेज है वो जरा हमारा इधर डिफरेंट हो जाता है। हम यूजेज के हिसाब से करेंगे, फिर जब हम मीन मीडियन मॉड में आएंगे फिर हम एवरेज उस हिसाब से देखेंगे। मैंने आपको बताया था मीन मीडियन मॉड जो है, हम जो हमारे पास एक डाटा सेट होता है उसके अंदर अप्लाई करते हैं मीडियन पॉइंट निकालने के लिए, या फिर रिपीटेड वैल्यू निकालने के लिए, या फिर अम, जो उनका एवरेज वैल्यू होती है। ठीक है, अब वो वाला मीन और ये वाला मीन डिफरेंट है। ये जो एवरेज है ये बेसिकली हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं सॉरी, डेटा सेट जो हमारे पास अवेलेबल है उसकी डिफरेंट वैल्यूज निकालने के लिए। फिर हम सीरीज भी देखेंगे। अच्छा, एवरेज क्या है? एवरेज ऑफ अ लिस्ट ऑफ डाटा इज द एक्सप्रेशन ऑफ द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द सेट ऑफ डाटा। सेंट्रल वैल्यू निकालनी होती है हमने इसमें। मतलब हमारे पास अगर 5 वैल्यूज हैं, 2, 3, 5, 7, 9, 11। अभी हमारे पास टोटल कितनी वैल्यूज है? 6। 6 वैल्यूज है ये हमारा डेटा सेट है। अब हमने अगर इसकी एवरेज निकालनी है तो एवरेज क्या होगी इसकी? हमने करना है सम ऑफ वैल्यूज। हमने 2 एंड 3 एंड 5 एंड 7 एंड 9 एंड 11। ठीक है, और इस सब को हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास कितनी है? 6। अब जब आपको फर्दर इसको सॉल्व करेंगे जो आपके पास आंसर आएगा ये आपकी वैल्यू हो जाएगी मीन की। अब मीन क्या होता है? ये सेंट्रल पॉइंट होता है। अब 2, 3 ये नहीं, 6 हो गए 11, 11 ये हो गए 18, 18 और 9 हो गए 27, 27 एंड 11 ये हो गए 38। 38 को आप 6 से डिवाइड करेंगे जो आपके पास वैल्यू आएगी 3, 3 6, 6 पॉइंट समथिंग आनी है। ठीक है, तो ये आपकी सेंट्रल वैल्यू ऑफ डेटा आ गई। 6.2 है, 3, 6.3 समथिंग है की वैल्यू इसकी। ठीक है, अब ये 6.3 जो वैल्यू है, अब आप देखें एक्सट्रीम पे एक पे 2 है, एक पे 11 है। अब सेंट्रल पॉइंट जो है वो आपका 6 है, यानी यहाँ पे कहीं पे आपकी जो है एवरेज लाई करी है 5 और 7 के दरमियान आपके तमाम डाटा सेट की। तो हमने सेंट्रल पॉइंट निकालना होता है क्योंकि हम हर वैल्यू को नहीं ले सकते। ठीक है, सेपरेटली आप जब 9 को या 11 को सॉरी या 5 को डील नहीं कर सकते। आपको अगर इस तमाम डेटा सेट की एक वैल्यू चाहिए जो इस सबका रिप्रेजेंटेटिव हो, दैट इज योर एवरेज। जिसे हम रिप्रेजेंटेटिव भी कह लेते हैं, मीन वैल्यू, मीडियन पॉइंट या मीन पॉइंट या सेंट्रल पॉइंट। मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ समेशन ऑफ ऑल द डाटा। समेशन हम कर रहे हैं ये जो आप देख रहे हैं हमने सम किया समेशन ऑफ ऑल द डाटा टू द नंबर ऑफ यूनिट। जब हम रेशियो की बात करते हैं ए रेशियो बी, इट मीन्स ए डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, जब रेशियो की बात आएगी इट मीन्स दिस। ठीक है, तो समेशन, रेशियो ऑफ समेशन ऑफ ऑल द डाटा एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास कितने थे? 6 थे यहाँ पे, और जितना हमारा डाटा था हमने इसको सम किया, इट वाज 38। तो जी आपके पास समेशन आ गई 38 रेशियो 6 हो गया आपके पास। 38 रेशियो 6 कह लें, 38 डिवाइडेड बाई 6 कह लें, इट्स द सेम। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है एवरेज की। It is easy to calculate, add up all the numbers, then divided by how many numbers there are. Simple बात है, तमाम हमने numbers को add up किया है और फिर से divide किया है total number of values के साथ। In other words, sum divided by the count. Count कितना है? हमने ये count किया ना कितनी values है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये आपका count हो गया और ये आपका sum हो गया। Sum divided by count आपकी average है।
तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। ये आपका जो है वो क्या हो गया, फॉर्मूला है। हमने बात क्या की है, एवरेज जो है वो किसी भी लिस्ट ऑफ डाटा की एक्सप्रेशन है उसकी सेंट्रल वैल्यू का। सेंट्रल वैल्यू हम मैंने आपको समझा दी कैसे होगी। सेंट्रल वैल्यू ये होती है कि किसी भी डाटा के अंदर सेंटर में जो वैल्यू लाई कर रही होती है, या उसका मीन जिसे आप कह सकते हैं, या फिर आप पूरा डाटा सेट को एज एन इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं देख सकते, तो आप उनकी एवरेज वैल्यू ले लेते हैं, जो उसकी तमाम का रिप्रेजेंटेशन हो, हम उसे एवरेज कहते हैं। ठीक है, अब एवरेज है बेसिकली एक रेशियो ऑफ द समेशन ऑफ ऑल द नंबर्स विद दैट ऑफ द काउंट ऑफ नंबर्स। हमने देख लिया कैसे हमने समेशन इनकी कर ली डिवाइडेड बाय काउंट। अब रेशियो का मैंने आपको बता दिया, रेशियो बी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी। तो अगर आपको रेशियो आ जाए तो आपको अल्टीमेटली पता होना चाहिए कि आपने डिवाइड करना है। उसके बाद हमने इसका फॉर्मूला बताया है, एवरेज का फॉर्मूला है सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, दिस इज बेसिकली योर एवरेज। अब इसमें कुछ वैल्यूज आपको समझाने के लिए आगे कुछ एग्जांपल्स आपकी आएंगी पीपीएससी की, दैट दे आर डिफिकल्ट, तो जरा उनको गौर करके फोकस करके पढ़िएगा। फिर एवरेज की और डेफिनेशन जो हमारे पास है, दैट इज इट इज डिफाइंड एज द मीन वैल्यू विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ सम ऑफ नंबर्स ऑफ अ गिवन सेट ऑफ अ वैल्यू टू द टोटल नंबर। वही वाली बात हो गई, हमने जो है ये एवरेज का साइन बाजू का ये भी यूज होता है, म्यू भी एवरेज का साइन है। तो जब इसका ये मतलब होता है कि आपने इनकी, ये समेशन का साइन है, दिस इज समेशन, ये आपका एवरेज का साइन है, ये समेशन कहीं नहीं, आपने सारी वैल्यूज को सम किया एंड देन डिवाइडेड बाय आपका नंबर ऑफ वैल्यूज हो गई, और आपके पास म्यू जो है वो आपकी ऑप्शन आ जाएगी एवरेज की। तो एवरेज फॉर्मूला हैज मैनी एप्लीकेशंस इन रियल लाइफ। सपोज वी हैव टू फाइंड द एवरेज एज ऑफ men और women in a group or the average male height in the class, then we calculate it by adding all the values and dividing it by the total number of values. For example, हमने यहाँ पे जो हमारी क्लास है इसमें हमने स्टूडेंट्स की जो है एज लेनी है, तो हम आप सब लोगों की एज, फॉर एग्जांपल इस वक्त 9 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो 9 पार्टिसिपेंट्स हम लिख लेंगे, हमारे पास हेड काउंट हो गया 9। और हम सबका वेट जो है वो, या हाइट जो है वो, हम कहते हैं कि जी किसी की हाइट 5'1" है, किसी की हाइट 5'2" है, किसी की 5'6" है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हम लिखते जाएंगे, किसी की 6 है, 6 फीट है। अब हमने ये इसी तरीके से जो है वो 9 वैल्यूज ले ली। ठीक है, और हमारे पास, या 5 6 कर लें। ठीक है, अब ये आपके पास सबकी वैल्यूज आ गई। अब आपने क्या करना है, इन सबको करना है ऐड, और इसे आप जब डिवाइड करेंगे 9 से, तो फॉर एग्जांपल आपके पास क्लास की एवरेज हाइट आ जाती है 5'3"। तो आप ये नहीं कहेंगे कि जो है, आप ओवरऑल आप बता देंगे एवरेज की, हाँ जी इस क्लास की एवरेज हाइट 5'3" है, यानी जितने लोग हैं वो 5'3" के करीब करीब लाई कर होंगे, मोस्ट ऑफ द पीपल, और कुछ लोग आउटलायर्स होंगे जो या तो एक्सट्रीम वैल्यू, जब हम मोस्टली डाटा को जब इकट्ठा कर रहे होते हैं, ये स्टैटिस्टिकल वैल्यूज होती हैं, तो यार के पास बेल शेप बनती है नॉर्मल का। कुछ लोग इस एक्सट्रीम पे होंगे, जो 5 फुट से हो सकता है 5 5 फीट से उनकी हाइट कम हो। कुछ लोग इस कर्व के इस एरिया में होंगे जो 6 की तरफ है। मोस्टली लोग जो है ना वो इस रेंज में फॉल कर रहे होंगे, और ये जो रेंज है, दिस इज योर सेंट्रल वैल्यू। ये जो रेंज है आपकी सेंट्रल वैल्यू है, और ये रेंज आपकी आ गई है 5'3", यानी मोस्टली लोग ये 5'3" के इर्द गिर्द फॉल कर रहे होंगे। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द एवरेज। ठीक है, ये आपका, इसको एक बार फिर समझ लें, ये हमने किसी चीज की हाइट या कुछ भी डेटा सेट आ गया, हमारा बेसिकली काम क्या होता है, हमने उसे इस तरीके से जो है ना वो डाटा को प्रेजेंट करना होता है। दिस इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, दिस इज, अगर आपकी डाटा सेट इसके करीब करीब आ रहा है, इस तरीके से इस तरह की शेप बना रहे हैं, इसका मतलब आपका डाटा रिप्रेजेंटेटिव है, यानी जो आपकी ओवरऑल पॉपुलेशन है उसका रिप्रेजेंटेटिव है। ये होती हैं मिनिमल वैल्यूज, ये होती हैं, ये दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज हैं। ये कम वाली वैल्यूज एक्सट्रीम, ये आपकी ज्यादा वाली वैल्यूज एक्सट्रीम। मोस्टली जो आपका डाटा होता है, मोस्टली आपको जो लोग होते हैं वो इसके अंदर लाई कर रहे होते हैं, और इसका जो सेंट्रल पॉइंट है उसको हम मीन कहते हैं। ये सेंट्रल पॉइंट आपका 5'3", फॉर एग्जाम्पल हम हाइट की बात करें तो ये आपका मीन है, दिस इज योर मीन या एवरेज। जब हम स्टेटिस्टिक्स तो मेरा नहीं ख्याल करेंगे, लेकिन जब हम मीन मीडियन मॉड करेंगे तो हम ऐसे टच कर रहे होंगे स्लाइटली, तो ये आपको पता होना चाहिए।
तो ये रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा की एक्चुअल, जो हम करना चाह रहे होते हैं। दिस इज योर एवरेज, ये आपका सेंट्रल पॉइंट जो है ये आपकी एवरेज होती है। अच्छा, उसके बाद आपको यहाँ पे मैंने बता दिया कि रिप्रेजेंटेड ये होता है, ये भी इसकी है सिंबल, ये भी इसका सिंबल है। इसका मतलब है कि आपने इसकी एवरेज निकालेंगे। दिस रिप्रेजेंट्स एवरेज। उसके बाद आप इसकी जगह पे म्यू का सिंबल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास गिवन नंबर है n, नंबर ऑफ वैल्यूज आपके पास n है। ठीक है, x1 x2 x3 xn, मतलब n यहाँ पे जितनी भी आपकी वैल्यूज हैं, 8 वैल्यूज हो सकती हैं, 10 हैं, 4 हैं, 5 हैं, जितनी भी आपकी वैल्यूज हैं आप उनको लिख लेते हैं, लिस्ट कर लेते हैं। अगर आप फॉर्मूला वाइज देखें तो x1 प्लस x2 प्लस x3, और ऐड करते हैं, फिर जितनी भी वैल्यूज बीच में इन बिटवीन होंगी और आपकी आखिरी वैल्यू होगी ये वाली। अब ये जो n है यहाँ पे जो नंबर है, ये फॉर एग्जांपल 10 था, तो आपका जो n है वो हो जाएगा 10। तो अब इसको जो है ना हम लोगों ने आगे एग्जांपल देते हैं। क्या बात हमने की है, जब ये वाला साइन आ जाए या ये वाला साइन आ जाए, इसका मतलब है आपको एवरेज निकालने को कह रहे हैं। n जो है वो आपका नंबर ऑफ वैल्यूज होगा और x1 टू xn जो है आपके पास टोटल वैल्यूज होंगी। ठीक है, इस तरह से हमने इसकी एवरेज कैलकुलेट करनी है। आगे चलते हैं तो आपको इसकी एग्जांपल्स थोड़ी सी मैं दिखा देती हूँ। प्रैक्टिस के बगैर आप लोगों को ये नहीं आएगा, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। कोई फायदा नहीं होगा आपका क्लास लेने का अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो। उसके बाद सबसे, अब इसके स्टेप्स क्या हैं। पहला स्टेप, सम ऑफ नंबर्स। आपने टोटल नंबर्स लेने हैं, सम। The first step in finding the average of numbers is to find the sum of the given numbers। आपने तमाम नंबर्स का सम कर लेना है। फिर आपने देखना है कि आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो हमने n की बात की थी, वो कितने हैं। नेक्स्ट वी हैव टू काउंट हाउ मेनी नंबर्स आर इन गिवन डेटा सेट। ठीक है, आपने फिर काउंट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सम आ गया 36, टोटल आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n आ गया 6। अब एवरेज कैलकुलेशन क्या है, सम ऑफ नंबर्स दैट इज 36 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स n 6। आपके पास एवरेज क्या आ जाती है, 6 6 6 36 है, तो 6 आपके पास एवरेज आ गई। ठीक है, ये आपका एवरेज का सिंपल स्टेप्स है। सिंपल एवरेज कैलकुलेट करने के लिए आपके पास ये स्टेप आ जाते हैं। ठीक है, अब उसने बताया हुआ 20 21 23 22 21 23 22, ये सारी आपकी जो है ना वो नंबर्स है। अब आपने क्या करना है, एवरेज निकालना है इसका। अब एवरेज कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला हमारे पास क्या था, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। अब सम के लिए आपने क्या करना है, 20 21 23 21 21 22 और 23 को ऐड कर लेंगे, 150 आ जाएगा। 150 अभी काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यूज हैं, आपने इसे 7 से डिवाइड कर दिया। 150 डिवाइडेड बाई 7, ये हो जाएगा 21.4। टू राउंड ऑफ कर दे 21.4, फर्दर राउंड ऑफ करना है तो इट्स अराउंड 21। अप्रोक्सीमेशन का साइन लगा देते होते हैं हम अक्सर। अह, इस साइन, इसको भी हम अप्रोक्सीमेटली कह देते होते हैं। ये साइन अप्रोक्सीमेशन का होता है। अगर आप अप्रोक्सीमेटली 21 भी लिख देंगे तो दैट वुड बी ओके। अगर आपके पास बहुत ज्यादा वैल्यूज आ रही है डेटा सेट, यू डोंट वांट टू गो इनटू डेसिमल प्लेसेस, तो यू सिंपली जस्ट गो गो इट फॉर द अप्रोक्सीमेशन, राइट। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है। सिंपली सी हमने जो है वो सिंपल बात की है। हमने सम ऑफ नंबर्स लिए, एवरेज क्या है, सम ऑफ नंबर्स ओवर टोटल नंबर। ठीक है, ये आपके पास आ गया आपकी एवरेज। आप एवरेज में कुछ नंबर रिपीट हो सकते हैं, वो हम मॉड मीडियन में देखेंगे। उसके बाद हम लोगों ने ये बात की है कि जितने भी आपकी फॉर्मूला आपका जो है वो एवरेज है, एवरेज का सम ऑफ टोटल नंबर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, एन उसको हम कहते हैं। और इसके बाद जो है ना हमने इनको सिंपली जो है सिंप्लीफाई करना है, और उसके बाद इसका हमारे पास एंड हो जाएगा। अब हम इसको जरा एक्चुअल एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। ये दो वैल्यूज हैं, दो ये बच्चों वाली थोड़ी सी है लेकिन स्टिल
पहले हमारे पास मीन निकालना है 6, 11 और 7 का। 6, 11 और 7 का हमने मीन निकालना है। हम क्या करेंगे, हम पहले 6, 11 और 7 को ऐड कर लेंगे। 6, 11 और 7 इज 18, 18 + 6 24 वैल्यू आपके पास आ गई है। भाई टोटल नंबर कितने हैं, 1, 2, 3। 24 डिवाइड बाय 3 आपके पास आ जाएगा, दैट वुड बी 8। 8 3 = 24। सो आपका मीन इज 8। अब आपके पास ज्यादा वैल्यूज आ गई, घबराना नहीं है, ज्यादा वैल्यूज हो जितनी मर्जी हो। अगर सिंपल एवरेज आ जाती है दैट इज वेरी इजी। आपके पास 50 नंबर भी हो, आपने उनको ऐड करना है, डिवाइड करना है बाय योर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड यू विल गेट योर आंसर। अब 3, 5, 7, 13, 23, 39, 23, 40, 23, 14, 26, 23, 29। आपके पास सारी वैल्यूज हैं। टोटल वैल्यूज कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 वैल्यूज होंगी आपके पास। ठीक है, सम आपने किया, इनका 330 आ गया। 330 का जब आप 15 से डिवाइड करेंगे तो 22 आपके पास आंसर है। अमूमन करना आपको ये चाहिए कि जब आपके पास इस तरह का डाटा सेट आता है और आपने इस पे फर्दर टेस्टिंग अप्लाई करनी होती है एवरेज के अलावा भी, तो आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले लिख लेंगे। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 3 से जो सारी वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7, 7 के बाद आपके पास आ जाएगा 12, फिर 13, 14। इस तरह का आप असेंडिंग ऑर्डर में इसको प्लेस कर लेंगे। उससे फायदा ही होगा, आपको पता चल जाएगा डाटा की जो है वो लीस्ट वैल्यूज कहाँ पे आ रही हैं और एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज में 40 है तो 3 आपके पास लोएस्ट वैल्यू है, 40 आपके पास हाईएस्ट वैल्यू है। ठीक है, ये भी आसान हो जाता है अगर आपने सिर्फ एवरेज नहीं निकालनी, फर्दर टेस्टिंग करनी है। एवरेज निकालनी है, सिंपल उन सबको ऐड करें, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये आपके पास मीन आ गया, ये एवरेज आ गई 22। अब नेगेटिव नंबर्स अगर हमारे पास आ जाएं तो हमने उन्हें कैसे हैंडल करना है। जब किसी लेटर के साथ नेगेटिव का साइन होता है, इसका मतलब है ये आपके पास एक क्वांटम लाइन होती है, उससे अगर लेफ्ट पे आपके पास कोई वैल्यू आ रही है दैट इज अ नेगेटिव, और अगर आपके पास राइट में कोई वैल्यू आ रही है दैट इज पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, दिस इज 0। इधर जितनी भी वैल्यूज होंगी ये नेगेटिव में होंगी, और इधर जितनी भी वैल्यूज होंगी वो पॉजिटिव में होंगी। यहाँ पे -1, -2, -3 जो भी वैल्यू आती है, यहाँ पे +1, +2, +3 आ गया। अब जब आपने इन कुछ वैल्यूज अगर इन नंबर्स की तरफ आ रही हैं, इस रेंज में लाई कर रही हैं, इनके साथ नेगेटिव का साइन होगा। जब नेगेटिव का साइन है, नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बन जाता है। ये आपको आना चाहिए, ये दिस इज वेरी कॉमन। या बाद में भी देखेंगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये लिख लें। नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होता है नेगेटिव से तो ये हो जाता है पॉजिटिव। नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव, ये हो जाता है नेगेटिव। पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, और पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव। अब ये चीज अपने जहन में रख लें, ये बाद में, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब जब यहाँ पे और इंटरनली यहाँ पे ये आपके मल्टीप्लिकेशन और डिविजन के लिए है, एडिशन के लिए सिंपली, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए सिंपली ही होगा। अगर सब्ट्रैक्शन आ जाती है तो ये ऐड हो जाएंगे, और अगर एडिशन है तो ये नेगेटिव हो जाएंगे। अब 3, अब सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, -7। अब इसकी आंसर क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, पैरेंथेसिस आती है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 माइनस माइनस मल्टीप्लाई क्या हो गया, प्लस हो गया। 7 इज इक्वल टू 10। इसी तरीके से यहाँ पे अगर पॉजिटिव होता तो यहाँ पे नेगेटिव है, सिंपली -4 हो जाता। तो और यहाँ पे अगर पॉजिटिव होता, 3 + -7 है, तो फिर ये 3 - 7 हो जाता, -4 हो जाता।
ये चीज आपने करनी है। ये देखें यहाँ पे भी यही बात बताई हुई है कि अगर पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 - 2 = 1। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे किया हुआ है। 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं। 3 - 7 5 13 और 2। ये प्लस, और ये हो गया -9। 3 और 3 16 16 + 5 आपके पास हो जाता है 21। 21 - 9 ये 12 हो जाएगा। सिंपली आपने क्या करना है, इसे आपने 12 ÷ 5 कर देना है, और आपके पास एवरेज आ जाएगी 2.4। अब हो क्या रहा है, कुछ वैल्यूज इस क्वांटम पे हैं, कुछ वैल्यूज इस क्वांटम पे हैं। ठीक है। अब आपकी जो एवरेज है आपने देखना है, कुछ नेगेटिव वैल्यूज है कुछ पॉजिटिव। तो एवरेज आपकी कहाँ लाई करी, यहाँ पे अराउंड ये 1 है, ये 2 है, तो यहाँ 2.4 यहाँ पे कहीं पे आपकी एवरेज लाई करिए, क्योंकि यहाँ 13 है, यहाँ पे आपका -7 जा रहा है। अब इतनी जो वेरिएशंस है, फ्लक्चुएशन है, इतनी जो रेंज को कवर करना है, तो इस रेंज को कवर करने के बजाय हम सिंपली इनकी एवरेज ले लेते हैं, ताकि हमें एक मिड पॉइंट पता चल जाए। ये चीज आपने अपने जहन में रखनी है, ये पॉजिटिव नेगेटिव वाली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको हर जगह पे आगे अरिथमेटिक में भी और अलजेब्रा में भी काम आएगी। ये वाला जो आपका नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज ऑल्सो नेगेटिव। ठीक है। अब आपके पास आगे जो एग्जाम्पल्स हैं, ये पीपीएससी के पेपर्स में से हैं। कि मैंने अपना कल रजिस्टर निकाला था मॉर्निंग में, आज मॉर्निंग में, तो ये उससे एग्जाम्पल्स मैंने, ये अभी आपका जो डिफिकल्टी लेवल है ये मीडियम है, इजी टू मीडियम है, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी थे। अब आपको मैंने कहा था जो क्वेश्चंस आते हैं विद योर स्टेटमेंट्स, उसमें स्टेटमेंट को पहले समझना सबसे मुश्किल काम है। स्टेटमेंट को समझना कैसे है आपने, मैंने आपको कहा था स्टेटमेंट पढ़ें और इसके जो है वो वैल्यूज अलहदा करते जाएं। अब हम जरा देखते हैं हमने वैल्यूज कैसे अलहदा करनी है। एवरेज वेट ऑफ 10 people इज increased by 1.5 kg when one person of 45 kg is replaced by a new man. The weight of the new man is, अब उन्होंने हमें बताया हुआ है 10 लोग हैं, ठीक है, 10 people हैं, उनका जो एवरेज वेट है दैट इज, अब वो हमें नहीं पता, ठीक है, क्या है। उसके बाद जो बंदा है जिसका वेट आ रहा है 11th person, उसका वेट 45 kgs है। अब हमने निकालना है न्यू पर्सन का वेट, ठीक है। जो एक बंदा 45 kg का था, अगर हमने उसको रिप्लेस किया है, ठीक है, और हमारा जो वेट है वो इंक्रीज हो गया 1.5 से, यानी पहले जितने भी लोग थे उनका एवरेज वेट था, उस एवरेज वेट को हमने जब एक बंदा रिप्लेस किया है तो एवरेज वेट 45 से चेंज होके, जो 45 का बंदा है हमने उसे रिप्लेस किया, तो आपका एवरेज वेट जो एक्स है जो भी है वो 1.5 kg से इंक्रीज हो गया है। अब हम परेशान हो जाते हैं, हमारे पास एवरेज वेट तो है ही नहीं, करना क्या है। हमने सिंपल देखना है कि टोटल वेट कितना इंक्रीज हुआ है। टोटल वेट हमारा इंक्रीज हुआ है 15, 15 kg टोटल सबका जो है वो इंक्रीज हो गया है। यानी जो हमारा टोटल वेट था वो होना चाहिए था 1.5 kg, इंक्रीज हुआ है एवरेज वेट से, तो इसका मतलब है हर बंदे के अंदर 1.5 kg ऐड हुआ है हर किसी के वेट में। तो टोटल कितना वेट बढ़ा है, 15 kgs, ठीक है। तो वेट ऑफ न्यू मैन इज 45 + 15 60 kgs। आप ये कहेंगे ये कैसे हुआ। अब 10 लोग हैं, 11 उसमें 10 लोगों में से एक बंदा जो है हमने हटाया है, एक बंदा जो हमने हटाया है उसकी जगह पे जो नया बंदा ऐड किया है उसका वेट जो है वो बाकियों से ज्यादा है, जिसकी वजह से उसको ऐड करने से हर किसी का एवरेज वेट 1.5 kgs इंक्रीज हो गया है। यानी अगर हमारे पास 4 लोग हैं, कोई 40 kgs का है, कोई 45 का, कोई 50 का है, इस तरह हमने किया है, और एक नया बंदा हमने ऐड किया है जिसको ऐड करने की वजह से उसका वेट बाकी लोगों पे जो है वो 1.5 kg डिविजन करके ज्यादा आया है हर पर्सन का। तो हमने सिंपल ये निकाल लेना है कि टोटल वेट इंक्रीज कितना हुआ है, 15 kgs। एवरेज वेट क्या था, 45 kgs।
तो इसका मतलब है कि जो वो बंदा जो हमने 60 kgs का ऐड किया है, जिसकी वजह से हमारी ओवरऑल एवरेज जो है वो चेंज हो गई है। एवरेज वेट जो है वो आपका चेंज हो गया है, वो 60 kgs हो गया है। अब द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 18। अब हमारे पास पहली चीज क्या आ गई, मीन है 18, एन है आपका 5। अच्छा, इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड देन देयर मीन इज 16। अगर हमने एन कर दिया है 4, तो मीन कितना आ गया है? अब जो आपका मीन है वो है 16। ठीक है, हमने बताना है एक्सक्लूडेड नंबर, जो नंबर निकाल दिया है वो क्या है। सिंपल, आपने करना क्या है, 18 × 5, आपके पास एवरेज वेट आ जाएगा। हमें नहीं पता होगा कि हर इंडिविजुअल का वेट कितना है, लेकिन हमें ये जरूर पता चल जाएगा टोटल वेट कितना है। हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ एन और इसके बाद डिवाइड बाय एन। ठीक है, अब जब हम इसको लेके जा रहे होंगे, हमने निकालना है सम, कि सम क्या है, तो एवरेज मल्टीप्लाइड बाय एन हो जाएगा, तो हमारे पास सम ऑफ वैल्यूज आ गया। यही हमने किया है। सम ऑफ 5 नंबर्स क्या है, 18 × 5 90 हो गया। सम ऑफ 4 नंबर्स क्या है, 16 × 4 64। तो जो नंबर हमने एक्सक्लूड किया है वो क्या है, आपने 90 में से 64 माइनस कर देना है। क्यों? क्योंकि 5 में से जब हमने 4 वैल्यूज निकाल दी, तो हमारे पास जो वैल्यू मिसिंग थी उसकी वैल्यू आ गई, दैट इज 26। सम ऑफ 5 नंबर्स क्या था, हमने सम इसलिए निकाला है क्योंकि हम इंडिविजुअल वैल्यू सिर्फ इस 18 से, मीन से नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर हमारे पास सम आ जाए तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितना वैल्यू में डिफरेंस आया है। सम ऑफ 5 नंबर्स इज 90। अब सम ऑफ 4 नंबर्स हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारी वैल्यू 16 हो गई थी, 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 64। अब जो नंबर हमने एक्सक्लूड किया है उसकी वैल्यू 26 होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है वो 26 होगी, ये एवरेज वैल्यूज में हम डील कर रहे हैं। एवरेज वैल्यूज में इट इज 26। आप जरा ये सवाल समझें, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्टी लेवल हम इंक्रीज कर रहे हैं। एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 12 years। एन क्या है आपके पास, 20। एवरेज क्या है आपके पास, 12 years। इफ टीचर एज इज इंक्लूडेड, अब हमने कहा है कि अगर टीचर की एज हम इंक्लूड कर दें तो एवरेज जो है वो इंक्रीज हो जाती है टू 13 years। आपका एन क्या चेंज हो गया, 20 से 21 हो गया, क्योंकि हमने एक बंदा और ऐड कर दिया। सही है, ये अब आपके पास इनिशियल वैल्यू है। द एज ऑफ अदर्स इज, अब ये जो अदर्स जो है वो हमने निकालनी है, और हमने बताना है कि टीचर की एज कितनी है। सही है, यहाँ पे टीचर आना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने अदर्स लिख दिया, दिस इज द एज ऑफ टीचर इज होना चाहिए। अब हमने क्या वैल्यू, यही वैल्यू निकाली। एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट्स 12 years है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, एन। अब हमने क्या करना है, टोटल एज निकाल लेनी है कि कितनी है स्टूडेंट्स की। वही वाले फॉर्मूला जो मैंने पहले आपको बताया था, हमने अप्लाई किया है। सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एन इज इक्वल टू एवरेज। अब जब हमने सम निकालना है, हम क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। अब 12 का जो सम है वो 240 years है, मतलब जितने बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, उनकी टोटल जो है वो सम ऑफ एजेस इज 240 years। अब टीचर जो है वो इंक्लूड करते हैं तो सबकी जो है क्या वैल्यू बढ़ जाती है, 13 years हो जाती है। अब हमने वही तरीका किया, 21 × 12। अब क्योंकि एन हमारा चेंज हो गया, ये देखें एन हमने चेंज किया था, क्योंकि हमारे पास टीचर भी इंक्लूड हो गई हैं, तो हमारी नंबर ऑफ वैल्यूज 20 से 21 हो गया। अब 21 × 13 करेंगे, हमारे पास 273 years आ गई। ठीक है, तो जब हम इसे माइनस करेंगे आपस में, तो हमारे पास टीचर की एज आ जाएगी, क्योंकि टीचर की एज डालने से 1 साल सबकी एज में इंक्रीज हो गया, इसका मतलब है टीचर की एज ज्यादा है। तो हमने सिंपल इन दोनों वैल्यूज को जब हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी जो ऐड हुई थी।
समझ आई है आप लोगों को बात? कि एवरेज स्टूडेंट, जिस 12 स्टूडेंट थे, सॉरी 20 स्टूडेंट थे, उनकी एवरेज एज 12 ईयर्स थी। जब उनकी टीचर की एज हम बीच में इंक्लूड की, यानी 21 लोग हो गए, तो उनकी जो एवरेज एज आ गई है वो इंक्रीज हो गई है 1 से, नहीं 13 हो गई है। अब हमने एज निकालनी है टीचर की, तो हमारे पास तो किसी स्टूडेंट की भी एज नहीं है, ना टीचर की एज है, तो हमें कैसे पता चलेगा? लेकिन हमारे पास उनकी सम ऑफ एजेस हैं। अब सम ऑफ एजेस हमने निकाल लेना है, सम ऑफ एजेस हमने निकाल लिया दोनों का। अब जो दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो टीचर की एज है, क्योंकि सिर्फ टीचर की एज बढ़ा डालने की वजह से वन जो है वो एवरेज एज 20 स्टूडेंट्स की बढ़ गई है। 1 ईयर एवरेज एज 20 स्टूडेंट्स की बढ़ गई है। तो इसका ये मतलब है कि जो डिफरेंस आएगा वो टीचर की एज होगी। तो हमने सिंपली वो वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है कि हमने दोनों कंडीशंस को निकाल लिया है, और जब हमने उन्हें सबट्रैक्ट किया है तो हमारे पास टीचर की एज आ गई। ये पीपीएससी के आपके क्वेश्चंस हैं, पास पेपर्स में से निकाले हुए हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, द मीन वेट ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 48 kgs। फिर हम वही काम करेंगे, हम अपनी वैल्यूज लिखना शुरू कर देंगे। एवरेज वेट क्या है या मीन वेट क्या है? 46। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इज इक्वल टू 100। अब जो इसमें बॉयज हैं उनका मीन वेट जो है 50 kgs है, गर्ल्स का जो है वो 40 kgs है। अब हमने नंबर ऑफ बॉयज निकालना है। देखने में तो ये बहुत मुश्किल लगेगा कि नंबर ऑफ बॉयज हम कैसे निकालें, हमें तो पता ही नहीं है। आप इंफॉर्मेशन देखेंगे, 46 एवरेज वेट है, 100 जो है वो आपके पास ओवरऑल वैल्यू है, एन आपका 100 है। अब उसमें हम दो बाइफरकेशन कर रहे हैं कि जो लड़के हैं, इसमें जितने भी लड़के हैं उनका एवरेज वेट 50 है, और जितनी भी लड़कियां हैं उनका एवरेज वेट 40 है। जब हमने इन दोनों को ऐड किया है, डिवाइडेड बाय जो भी वैल्यू है जितने भी थे, तो हमारे पास 46 kgs आ गई, यानी इन दोनों के वेट की एवरेज हमारे पास 46 kgs हो गई है। अब हमने करना क्या है? पहले हम तो जो चीज हमने नहीं पता हम उसे एक्स वाई जी जो आपका दिल करता है करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है? टोटल हमें पता था 100 है। 100 में से अगर आप एक्स निकाल देंगे, जो हमने बॉयज की वैल्यू सपोज की है, तो हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएगा। अगर हमारे पास 100 लोगों की क्लास है, हमने कहा है कि एक्स नंबर ऑफ बॉयज हैं, तो हम अगर 100 में से एक्स को निकालेंगे तो जितनी चीज जो बाकी बचेगा वो लड़कियां होंगी। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो गया? एक्स माइनस 100 माइनस एक्स। 100 क्या है टोटल नंबर, एक्स क्या है बॉयज की जो है तादाद। अब हमने जो है वही वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको पहले बताया था, एवरेज इंटू नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल वैल्यूज। अब वही हमने बात की कि 46 एवरेज वेट था, 100 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यहाँ आप आ गए हैं 46 इंटू 100। अब उसके बाद हमने बताया था लड़कों का वेट क्या है, 50 और एक्स, यानी 50 को हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, जब हम एवरेज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लड़कों का वेट आ जाएगा। 100 में से हम अगर एक्स माइनस कर लें, एक्स ही बाकी थी नंबर ऑफ गर्ल्स, तो उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ तो हमारे पास लड़कियों का वेट आ जाएगा। यही वाले फॉर्मूला को लेके चल रहे हैं हम। अगर हम एक साइड पे हमने कहा है कि नंबर ऑफ जो है वो 100 स्टूडेंट्स था, और हर किसी का एवरेज वेट 46 kgs था। अब उसमें से सर्टन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लड़के हैं, सर्टन नंबर ऑफ लड़कियां जो है स्टूडेंट्स हैं वो लड़कियां हैं। जो लड़कों का एवरेज वेट है हमने कहा है वो 50 kgs है, और लड़कियों का जो हमने एवरेज वेट का है वो 40। अब हमें ये नहीं पता नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज हमने एक्स कर लिया है, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है 100 माइनस एक्स। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 4600 हमारे पास सब टोटल स्टूडेंट्स का जो है 46 100 स्टूडेंट्स का 4600 kgs आ गया वेट। अब 50x क्या है? लड़कों का वैसे वेट। अब जब हमने इनको सिंप्लीफाई किया है तो 40 इंटू 100 4000 माइनस
40x। अब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 50x में से 40x आप माइनस कर दें, 10x बचेंगे। 40,000 को आप उधर ले जाएं। इसे मजीद सिंप्लीफाई कर देती हूँ आपको, वैल्यूज को, ताकि आपको उसमें भी मसला ना हो। अब हम इसे रीअरेंज कर रहे हैं। 4600 इज इक्वल टू 50x माइनस 40x एड 4000 को क्या। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 46। अब मैं इसमें से जो हमने स्किप किए होते हैं, मैं आपको वो करके दे रही हूँ कि स्किप ना हुए मैम। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 10x इज इक्वल टू 4600 माइनस 4000। इसका ये मतलब है कि अगर वॉइस का वेट 10 टाइम्स किया जाए तो वो कितना होगा, 600। अब हमने एक लड़के का अगर निकालना है वेट, x इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज है हमारा, याद रखिएगा, x इज नंबर ऑफ बॉयज डिवाइड बाय 10, x इज इक्वल टू 60। यानी आपके पास 60 बॉयज हैं, 40 गर्ल्स हैं। 60 बॉयज का एवरेज वेट 50 केजीज है और 40 गर्ल्स का एवरेज वेट 46 केजीज है। तो ये आपके पास जो है वो हमारा। अब देखा जाए तो हमारे पास बहुत कम इंफॉर्मेशन दी हुई है स्टेटमेंट में, लेकिन उसी इंफॉर्मेशन से आप आराम से जो है ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको एक ही फॉर्मूला, जो एवरेज का फॉर्मूला था, उसको हमने तोड़ मोड़ के यूज किया हुआ है। अब एक और कंडीशन भी हो सकती है, जैसे ये भी कहा जा सकता है कि आपके पास सम भी है, एवरेज भी है, लेकिन आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सम, ठीक है, तो आपने इसके फॉर्मूला को सिंप्लीफाई कर देना है। एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय एन। अब जब हमने एन निकालना होगा, एन चला जाएगा एवरेज की जगह पे और एवरेज आ जाएगा एन की जगह पे। अब एक ये फॉर्मूला निकल आया। दूसरा फॉर्मूला क्या है, एवरेज इंटू एन इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज। अब आपके एक फॉर्मूला से आपके पास तीन वैल्यूज आ गई हैं, तीन तरह से आप वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। अब टू सेक्शंस हैं, ए एंड बी ऑफ अ क्लास। सॉरी, अब हमारे पास ए और बी है, दो सेक्शन क्लास के, जिसमें 36 और 34 स्टूडेंट हैं। ए सेक्शन में आपके पास कितने स्टूडेंट हैं, 36। बी सेक्शन में आपके पास 34 स्टूडेंट्स हैं। इसको पहले आप लिख लें। ये आपके पास 36 सेक्शन, बी 44। एवरेज वेट सेक्शन ए का जो है वो है 40 केजीज, और सेक्शन बी का एवरेज एवरेज वेट आपके पास 36 केजीज है। अब ओवरऑल क्लास का एवरेज वेट निकालना है। तो इसमें क्या होगा, सम ऑफ वेट डिवाइडेड बाय
एन। अब एन आपको जो है वो कितना हो गया, 36 प्लस 44 करें आपके पास आ जाएगा 80। एन आपका चेंज हो गया, सिंपल सी बात है। अब एवरेज वेट कितना था, 36, सॉरी 40 और 36। अब आपने करना क्या है, हमने सम दोनों कंडीशंस का सम निकालना है। टोटल वेट ऑफ सेक्शन ए हमने निकाल लिया 1440 kg, 36 को सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया नंबर्स के साथ, ठीक है। तो आपके पास वेट आ गया 140, सॉरी 1440 kg। अब सेक्शन बी का हमने टोटल वेट निकालना है, 44 × 35, 1540 हो गया। अब हमने इन दोनों को ऐड किया जब, तो हमारे पास जो है वो आ गया टोटल वेट ऑफ द क्लास। अब हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक निकाल ली, मुझे 1 मिनट दीजिएगा जरा। अच्छा, इसके बाद हमने इसका टोटल वेट निकाल लिया, 1440 को हमने ऐड किया 1540 के साथ, तो हमारे पास टोटल वेट क्लास का आ गया 2980। अब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, मैंने आपको पहले कहा था कि सेक्शन ए के स्टूडेंट्स को और सेक्शन बी के स्टूडेंट्स को ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एन भी चेंज हो गया, टोटल वेट भी आ गया 2980 kgs, और आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी आ गया। सिंपली जब आपने फॉर्मूला अप्लाई किया तो 37.25 जो आपके सेक्शन ए और सेक्शन बी को मिला के जो एवरेज है, अब वो कितनी बनी है, 37.25। एवरेज वेट 36 और 40 के दरमियान में से चला गया आपके पास 37.2 kgs। इसका एक और तरीका भी हो सकता है, लेकिन वो क्योंकि तुक्का है तो उसको, अच्छा अगर आप इसको सिंपली ऐसे करेंगे, 36 और 44 को ऐड करें, डिवाइड बाय 2 कर दें, तो आपका जो वेट है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 38 kgs आएगा। लेकिन अगर आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू देनी हो तो 38 जो है वो अप्रोक्स वैल्यू आ रही है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही। तो अगर आपके पास 38 दिया हुआ और 37.25 दिया और आप 38 लिख दें, लेकिन एक्चुअल आंसर 37.25 है, तो उसमें गलती का खदशा है, तो इसलिए आप क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने जो है ना वो एवरेजेस को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो है वो लॉजिकल रीजनिंग की वैल्यूज जो है वो लॉजिकल रीजन हम शुरू कर देते हैं। चले खैर, अब हमारे पास सीरीज एंड लॉजिकल रीजनिंग है। हम अब जो सीरीज कंप्लीट करनी होती है, मेरे ख्याल में आपको एवरेज का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। मैंने आपको अभी ये डिफिकल्टी लेवल मीडियम दिखाई है, अभी ये डिफिकल्टी लेवल हाई नहीं है। पीपीएससी में हाई डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस भी आते हैं, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हैं। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग को इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपसे। अब लॉजिकल रीजनिंग जो है उसमें सीरीज जो आती हैं वो क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है ये, एंड विच इज वेरी यूजफुल इन स्कूल एंड competitive एग्जामिनेशंस, इज नंबर सीरीज। नंबर सीरीज जो है वो आपकी competitive एग्जाम्स में आती है। Series definition in math, the series is defined as the sum of all elements of a sequence. The order of elements is not important in series. The series can be classified into finite series or infinite series. सीरीज में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आपने कोई मिसिंग टर्म निकालनी होती है फिर आपके पास ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। मैथमेटिक्स में सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स और इन अ सीक्वेंस को हम सीरीज कहते हैं, कि जितनी भी वैल्यूज आए बीच में उसको करें हम लोग। अब इसमें दो सीरीज की टाइप्स है। फाइनाइट सीरीज वो होती है जिसमें आपके पास 3 4 5 वैल्यूज है, फाइनाइट नंबर है। इनफाइनाइट है कि सीरीज चलती जा रही है, उसका कोई एंड नहीं है। Finite series and the series has a finite number of elements, 1 2 3 4 5। इनफाइनाइट सीरीज क्या है, डॉट्स लगे हुए यानी एन नंबर तक ये चलती जा रही हैं। आप अगर सीक्वेंस को चलाते जाएंगे फर्दर चलती जाएगी। जैसे अगर आप काउंटिंग शुरू करें 1 2 3 4, तो काउंटिंग चलती ही रहेगी, काउंटिंग कभी एंड नहीं होगी। तो ये आपके पास इनफाइनाइट नंबर है। नंबर सीरीज डेफिनेशन क्या है, द नंबर सीरीज इज डिफाइंड एज अ सीक्वेंस और सीरीज ऑफ नंबर्स दैट फॉलो अ स्पेसिफिक पैटर्न। ये इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक पैटर्न को हमने आइडेंटिफाई करना होता है उसको, जिससे आपकी सीरीज चल रही है। दिस इज
इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट, जब भी हम सीरीज को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, उनके पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होता है, हमने उसका पैटर्न आइडेंटिफाई हम लोग कर रहे होते हैं। ठीक है। अरिथमेटिक सीरीज आपकी है 5, 10, 15, 20, 25 XN, मतलब इसके अंदर हम 5 की एडिशन करते जा रहे हैं। अब हम आगे पता अगर 25 के बाद 30 आएगा, 30 के बाद 35, 35 के बाद 40, तो ये अरिथमेटिक सीरीज चलती जाएगी। ठीक है। 5, 10, 15, 20, 25। अब आपने सीक्वेंस क्या है हमने इसमें आइडेंटिफाई किया है कि आपका जो ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस है ये 5+ आ रहा है। इसका मतलब है कि हम 5 ऐड करते जाएंगे, हमारी सीरीज आगे चलती जाएगी। ये आपकी अरिथमेटिक सीरीज होती है। फिर आपके पास दूसरी सीरीज आ गई। अब फर्स्ट हैंड पे अगर देखें, 13 के बाद 24, 24 के बाद 46, 46 के बाद 90, कोई आपको पैटर्न समझ नहीं आ रही। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि कोई टेबल आया हुआ है बीच में। ये किसी चीज की 3 का टेबल पढ़ना शुरू कर दिए, 4 का टेबल पढ़ना शुरू कर दिए, किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू की सब्सट्रैक्शन या एडिशन हो रही है, या आप किसी नंबर को स्पेसिफिकली डिवाइड करते जा रहे हैं फर्दर वैल्यूज के साथ, इस तरह से हमने, या कोई आपके पास जो है वो स्क्वेयर्स आ रहे हैं, स्क्वेयर्स या क्यूब्स, या आपके पास स्क्वायर रूट या क्यूबिक रूट्स आ रहे हैं। ये 4, 5 चीजें, 6 चीजें आपने देखनी होती हैं कि कोई स्पेसिफिक पैटर्न से इनमें जो है वो सब्ट्रैक्शन हो रही है। अब क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब है कि हमारे पास कोई चीज ऐड हो रही है। ठीक है। अगर ये कम हो रही होती, उल्टा होता, जैसे 178, 90, 46, 24, 36, तो इसका मतलब है इसके अंदर कोई सब्ट्रैक्शन हो रही है, इसका मतलब है चीजों की एडिशन हो रही है। ये चीज हमने पहले आइडेंटिफाई कर ली। अब 24 किसी का स्क्वायर है नहीं है, 13 किसी का स्क्वायर है नहीं है, 46 किसी का स्क्वायर है नहीं है, इसका मतलब है कोई स्क्वायर भी नहीं है। 13 भी किसी का क्यूब नहीं है, 24 का क्यूब भी नहीं है, कोई किसी का क्यूब नहीं है, 46 भी क्यूब नहीं है। अगर आप स्क्वायर रूट लें, किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट 13 नहीं है, 24 भी किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट नहीं है। अब हमने देखना है कि ये सारी चीजें हमने साइड लाइन कर दी, अब क्या हो सकता है। अब आप इन दोनों में डिफरेंस निकाल के देखें, 13 और 24 का जो है डिफरेंस है वो क्या है, दैट इज 11। अब 24 और 46 का डिफरेंस क्या है, दैट इज 22। 46 और 90 का डिफरेंस क्या है, 44। इसका मतलब है कि हर स्पेसिफिक वैल्यू में 11 को हम पहले 2 से, फिर 4 से, फिर 8 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। इसका मतलब है हमारी प्रोग्रेशन जो है, डिफरेंस है वो क्या है, 11 का टेबल हम पढ़ रहे हैं, 11 जो है बीच में ऐड होता जा रहा है। ठीक हो गया। अब 24 - 13 11, 46 - 24 22। अब आप ये देख लें कि जो है हम 11 का टेबल जो है वो बीच में ऐड करते जा रहे हैं। 40 - 90 - 46 44, 178 - 90 88। अब हमारे पास ये है कि हर दो नंबर्स के अंदर सक्सेसिवली डबल होती जा रही है चीज, यानी 11 को जो है हमने पहले 2 से किया, फिर इसको 2 से फिर मल्टीप्लाई किया, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, या आप 11 का टेबल पढ़ लें, या आप इसको जो है वो 2 ऐड करते जाएं, ट्वाइस मल्टीप्लाई करते जाएं। अब अगर आप 88 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो आपके पास 176 आ जाएगा। प्रीवियस वैल्यू आपके पास क्या है, 178, उसके अंदर हम जब ऐड करेंगे 176, तो आपके पास 354 आ जाएगा, जो आपकी नेक्स्ट वैल्यू है। यानी हम क्या कर रहे हैं, इसका डिफरेंस निकाल कर इसको अगली वैल्यू में ऐड कर रहे हैं। 13 और 24 का डिफरेंस 11 है। फिर हमने उसे क्या किया है, उसको हमने 24 में जब ऐड किया है तो हमारे पास 46 आ गया है। फिर हमने इन दोनों का डिफरेंस को जब निकाला है तो हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस आ गया 44। उसको हमने 46 में ऐड किया है तो हमारे पास 90 आ गया है। इसी तरीके से हम आगे चलते जाएंगे। तो हम 176 को जब 178 में ऐड करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, जो कि आपका 354 है। इसी तरीके से आपने नेक्स्ट नंबर निकालना होगा। आप 354 को माइनस में से माइनस करेंगे 178, और उसको आप ऐड कर देंगे
तो आपके पास नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। अब हमारे पास हमें देखना है कि मिसिंग वैल्यू क्या है। 4, 18, 100, 180, 294, 448 देखने पे अगर आप शुरू में देखें तो 4 का टेबल हम नहीं करे, 4 4 16 होता है ही नहीं हमारे पास, वो नहीं है। अब 4 जो है वो 2 का क्यूब तो है, सॉरी 2 का स्क्वायर तो है, 18 किसी का स्क्वायर नहीं है। 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है, 180 किसी का स्क्वायर नहीं है, 294 नहीं है, 448। अब हमने क्या करना है, अब आपने आइडेंटिफाई ये करना है कि सीक्वेंस क्या जा रही है। अब उन्होंने ये पैटर्न इसमें आइडेंटिफाई किया है कि अगर आप किसी चीज के क्यूब को स्क्वायर से माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। 2 का जो है वो क्यूब है 8, उसको हम माइनस करेंगे 4 में से तो हमारे पास वैल्यू 4 आ जाएगी। 3 का क्यूब हमारे पास 27 है, 27 में से उसका स्क्वायर आप माइनस करेंगे तो आपके पास अगली वैल्यू आ गई 18। अब ये हमारे पास 4 चल रहा है, अब 4 को क्यूब है 64, माइनस 4 का स्क्वायर इज 16, 64 - 16 48 आ गया। अब 5 का जो क्यूब है दैट इज 125, 125 में से जब आप उसका स्क्वायर माइनस करेंगे 25 तो वो 100 आ जाएगा। इस तरीके से पैटर्न जो है इन्होंने चलाया हुआ है। तो आपके पास जो नेक्स्ट सीरीज में नंबर है दैट इज 48। अब हमारे पास वैल्यू आ रही है 5, 6, 9, 14, 21। अब देखा जाए तो हमारे पास 5 और 6 में यहाँ पे हम लिख लेते हैं, देख लेते हैं। 5 और 6 में क्या डिफरेंस है? 6 - 1, ठीक हो गया। उसके बाद 9 में से हमने 6 माइनस किया, 3 आ गया। 14 में से हम माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने जब देखा है कि प्रोग्रेशन हो रही, चीजें बढ़ रही हैं, इसका मतलब चीजें ऐड हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही। तो हम पिछले वाली वैल्यू में से अगली वाली वैल्यू माइनस कर रहे हैं। 14 में से आपने 9 निकाले तो आपके पास आ गया 5। फिर हमने 21 में से 14 निकाला तो आपके पास आ गया 7। इसका मतलब है हमारे पास प्राइम नंबर चल रहे हैं 1, 3, 5, 7। तो अगला होना चाहिए 9। ठीक है, अगले वैल्यू 9 होनी चाहिए ना। तो हम जब अपनी प्रीवियस वैल्यू में 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है? 30। तो नेक्स्ट मिसिंग वैल्यू आपकी 30। अब आप ये देखें कि यहाँ पे हमने प्राइम नंबर्स की एडिशन करना शुरू कर दी है। जब आपने प्राइम नंबर्स की एडिशन शुरू किए, पैटर्न आइडेंटिफाई आपने कर लिए, इसके बाद आप अगर इसमें नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है वो ऐड करते जाएंगे तो वो उसी तरीके से चलता जाएगा। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, हम इसमें से 2 को मिस कर रहे हैं, 4 को मिस कर रहे हैं, फिर 6 को हटा रहे हैं, फिर 8 को हटा रहे हैं। तो ये हमारे पास पैटर्न इस तरह से आइडेंटिफाई हुआ है। फिर ये वही क्यूब वाला और स्क्वायर वाली बात अब इसमें भी है। हमने देखा है कि हमारे पास 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 10 है, 10 के बाद 37 है, फिर 101 है। अब 1 और 2 में 1 का डिफरेंस है, 2 और 10 में 8 का डिफरेंस है, फिर 10 और 37 में 17 27 का डिफरेंस आ रहा है। अब इसकी कोई वैल्यू नहीं बन रही। पहले दो में कितने का डिफरेंस है? 1 का, फिर है 8 का, फिर है 27 का। अब देखा जाए तो 27 जो है वो 3 का क्यूब है, 8 जो है वो 2 का क्यूब है। अब हम क्या करें? पहले में क्या है? 1 + 1 का क्यूब 2, 2 + 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या है? 8 + 2 10। अब 10 + 3 का क्यूब, 3 का क्यूब क्या होता है? 27। अब हमने ये देखें आइडेंटिफाई किया है
कि 8 किसका क्यूब है, 2 का। 27 का क्यूब है, 3 का। इसका मतलब है अगला हमारा 4 का क्यूब होना चाहिए। 37 प्लस 4 का क्यूब, 4 का क्यूब है 64, दैट इज 101। इसका मतलब है नेक्स्ट 5 का क्यूब होगा 101 प्लस 5 का क्यूब इज 125। तो नेक्स्ट जो है वो आपके पास पैटर्न में क्या आती है वैल्यू, 226। अब हमने पैटर्न, मैंने आपको कहा था हम देखेंगे कि हमारे पास कोई एडिशन हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, किसी चीज की डिवीजन हो रही है, फिर हम स्क्वायर रूट्स देखेंगे, स्क्वायर्स देखेंगे, क्यूबिक रूट्स देखेंगे, क्यूब्स देखेंगे। अगर ये सारे पैटर्न नहीं आइडेंटिफाई हो रहे फिर हम किसी और चीज पे जाएंगे। जैसे हमने पीछे प्राइम नंबर्स देखा है, लेटर्स को स्किप किया है। आपका काम सबसे पहले क्या है, पैटर्न को आइडेंटिफाई करना। पैटर्न आप कैसे आइडेंटिफाई हुआ है, आप देखिए डिफरेंस, हमने देखा कि दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है। और वो डिफरेंस क्या किसी का क्यूब हो सकता है, क्योंकि या स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि उसके अलावा तो इनके अंदर कोई भी ऐसे पैटर्न एडिशन या सब्ट्रैक्शन का नहीं है जो फॉलो हो रहा हो। तो हमने उस हिसाब से इसको चेंज कर दिया। अब हमारे पास सीरीज आ गई है 2 3 12 37, 2 3 12 37 86 और 166 एंड देन 228। अब इसमें फिर वही वाली स्क्वायर वाली बात आ गई, ज्यादा वैल्यूज आपकी स्क्वायर रूट, आपकी स्क्वायर्स और आपकी क्यूब्स बहुत ज्यादा आती हैं। डिफरेंस देखें, 2 और 3 में 1 का डिफरेंस है, 3 और 12 में 9 का डिफरेंस है, 12 और 37 में आपके पास कितना डिफरेंस आ रहा है, 25 का। इसका मतलब है 9 का डिफरेंस जो है दैट इज 3 का क्यूब, सॉरी 3 का जो है वो स्क्वायर। फिर आपके पास जो 25 का डिफरेंस आ रहा है दैट इज 5 का स्क्वायर। फिर आप अगला देखें, उसमें जो डिफरेंस है दैट इज 7 का। अब 13579, इसका मतलब है कि हम ऑड नंबर्स को जो है उनका स्क्वायर रूट ले रहे हैं और उसको प्रीवियस वैल्यू में ऐड करते हैं, तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाती है। ये आपका पैटर्न हमने आइडेंटिफाई किया है। 2 + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + 1 3, फिर 3 + 3 का स्क्वायर, 3 + 9 इज इक्वल टू 12, फिर 12 + 5 का स्क्वायर हमारे पास हो गया 12 + 5 37, फिर 37 का स्क्वायर आपके पास 86, फिर 86 + 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर क्या है आपके पास 81। आपने जब इन चीजों को ऐड किया आपके पास 166 आ गया। फिर 166 + 11 का स्क्वायर दैट वुड बी 288। तो हमने पैटर्न आइडेंटिफाई किया है, द एडिशन ऑफ स्क्वायर ऑफ द कंसेक्टिव ऑड नंबर्स। कंसेक्टिव ऑड नंबर्स का जब आप स्क्वायर ऐड करते जाएंगे कंसेक्टिव वैल्यूज में, तो आपके पास नई वैल्यूज आती जाएंगी। उसके बाद ये एक रेशो वाला है हमारे पास, 11:21 इज 13:what। अब 11 और 121 में क्या डिफरेंस है, 11 11 से जब हमने डिवाइड किया इसको तो पता चला 11 11 आर 121। इसका मतलब है 11 का स्क्वायर है, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। तो सिंपली आपने मिसिंग टर्म हमारी 169 निकल आई। 11 का स्क्वायर 121 है, 13 का स्क्वायर क्या है 169 होगा, तो आपकी मिसिंग टर्म आ गई है। अब नेक्स्ट में हमारे पास है 11 17 39 85 और उसके बाद क्या। अब फिर हमने गिवन सीरीज में देखना है कि हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू, अब 11 और 7 में डिफरेंस क्या आ रहा है 6 का 17 में। अब 17 और 39 में डिफरेंस क्या आ रहा है 22 का। फिर 39 और 85 में कितना डिफरेंस है 15 माइनस 19, 9 15 माइनस 9 6 और 7 माइनस 3 है 4, 46 का। हाँ 46 का डिफरेंस आ रहा है। अब ये डिफरेंस कोई पैटर्न तो फॉलो नहीं कर रहा। अब हमने इसके बाद मजीद पैटर्न्स में जाना है। अगर हम स्क्वायर रूट में से 3 माइनस कर रहे हैं, अब हमने ये पैटर्न बनाया है, स्क्वायर रूट में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 11 + 3 को स्क्वायर -3। मतलब जो भी अगर नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर है इसमें से आप 3 माइनस करेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। 11 + 6 इज इक्वल टू 17, राइट। 17 + 5 का स्क्वायर, 25 में से आप 3 माइनस करेंगे 39 हो जाएगा। ये मुश्किल वाला पैटर्न है बट स्टिल इट्स डूएबल।
तो यहाँ तक हम लोगों का आज का लेक्चर खत्म हो गया है। अब मैं आपके इसके बाद क्वेश्चंस ले लेती हूँ।